नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि लूसेंट एमसीक्यू बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री के सीक्वेंस में मुगल काल चलाना है। तो आज ये मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 3 है और आखिरी पार्ट भी है। तो हम लोग अब देखेंगे 1526 से 1857 ईस्वी के बीच की कहानी। इस 12 चैप्टर के बाद 13वां चैप्टर, जिसमें मराठा के बारे में पढ़ना है, वो ख़त्म करके आपका मेडाइवल हिस्ट्री का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम लोग चालू करते हैं। इसके पहले कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो वो खोल दिया, कलंदर की उपाधि मिला पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। इस वाले ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से आपको कुछ याद करवाता हूँ। इससे पहले आपको इस बार क्वेश्चन को रिपीट करा देता हूँ। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बाबर जब इंडिया पर चढ़ाई किया और लोधी वंश का समापन करके मुगल वंश का स्थापना किया, उसके पहले उसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। तो इसने लगातार 4 सालों में 4 युद्ध लड़े। इसको ट्रिक के सहायता से आप ऐसे याद रखेंगे कि बाबर ने भारत में आया तो पहले पानी पिया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने चाय पिया और फिर बाद में चाय पी के वो घर चला गया। आपके घर में मेहमान आते होंगे तो सबसे पहले आप अपने मेहमान को क्या ऑफ़र करते हैं? पानी के बाद उनको खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद उनको लास्ट में चाय पिलाते होंगे और फिर घर चले जाते होंगे। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात में विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा का। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाज़ा का। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा ही आइन ए अकबरी लिखी गई थी। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 अप्रैल 1556 को लड़ी गई, जो किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 अप्रैल 1556 में लड़ा गया, जो किसके बीच में लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था अकबर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तब वो थी अहमदनगर से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? तो वो आरंभ किया अकबर ने।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो वो थे अकबर। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। मुगल काल का राजभाषा क्या था? तो फारसी था। मुगल काल का राजभाषा क्या था? तो फारसी। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। कौन था? तो वो था अकबर। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो वो युद्ध कौन सा था? तो वो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध से भारत में मुगल राज का नींव पड़ा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन का कथा लिखी थी? निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखा। किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैन दैन निंदनीय डायरी में दिया? तो वो दिया बाबर। किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? तो बाबर ने। शेर शाह का की महानता का द्योतक क्या है? शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो वो द्योतक है प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रज़्मनामा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज़्मनामा। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो उत्तरदायी था टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो वो नाम था इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो विख्यात थे अकबर। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर। हाँ, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे अकबर के शासनकाल से। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो वो था खानवा युद्ध में। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया? कौन सा कर समाप्त किया? तमगा।
और युद्ध जीतने के बाद गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो वो लिखी है तुर्की में। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वो था फरगना। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो वो जो शामिल नहीं था वो था चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय। मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, वो कौन सा था? तो वो था खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो खानवा का युद्ध था। अब देखिए, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक, इसका आंसर ए हो जाएगा। पानीपत का जब प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में लोधी के खिलाफ लड़ा। मैंने बताया था कि पानी पिया भारत में आके, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर गया। तो आप इससे रिलेट करके याद रख लें। जब पानी पिया तो इब्राहिम लोधी के घर में जाके पानी पिया, ऐसे याद रखिए। खाना खाया, राणा सांगा के साथ खाना खाया। चाय पिया, मेदिनी राय के साथ। और घर गया अफगानों के विरुद्ध। अफगान माने घर, समझिए कि घर कहाँ इसका होगा, मान के चलिए अफगानों के विरुद्ध। महमूद लोदी, अफगानों के विरुद्ध बोला गया तो महमूद लोदी। आप ऐसे याद करेंगे, पानी पिया इब्राहिम लोदी के साथ, माने पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध हुआ यानी खाना खाया राणा सांगा के साथ, यानी खानवा का युद्ध किया 1527 में राणा सांगा के साथ। और चाय पिया, चंदेरी का युद्ध किया मेदिनी राय के साथ। और घर गया यानी घाघर का युद्ध किया 1529 में अफगानों के विरुद्ध। ये वही महमूद लोदी है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो कौन था? तो वो था शाहजहां। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो था कन्नौज। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाबर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाबर। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो तुजुके बाबरी। बाबरनामा के द्वारा, बाबरनामा बोल के तुजुके बाबरी है, जो बाबर के द्वारा ही डायरी लिखा गया था, वो आत्मकथा है। कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ए नंबर सुमिलित नहीं है कि हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं बल्कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी थी। तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो नहीं करवाया कि उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो वो कौन सा मुगल शासक था? तो औरंगजेब। इसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो वो जोड़ती है दोस्तों
कोलकाता व अमृतसर को। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो था सिसोदिया वंश। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो वो प्रवेश किया पंजाब। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो वो रहा अकबर के दरबार में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो अकबर। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो वो पद्मावत की रचना शेर शाह के समय में की। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो वो पराजित किया था शेर शाह। किसने चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुआ, हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो वो करवाया जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो वो दफनाया बाबर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? जो कि बाबर इसका आंसर होगा। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वो था बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता का स्थापना की? तो वो की बिलग्राम का युद्ध है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था?
तब वो था रानी दुर्गावती। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? तो वो था औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? तो वो किया पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? तो पुरंदर। एक्चुअली हस्तांतरित होगा, यहाँ पर देख लीजिए, यह हस्तांतरित किया तो पुरंदर का शिवाजी ने मुगलों के साथ किया। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तब वो रखी थी 1699 ईस्वी में। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 को। निम्न में कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो था शाह आलम द्वितीय। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों के पेंशन भोगी रहा? तो वो था शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो औरंगजेब। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया? तो वो किया था 1555 से 1556 ईस्वी में। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555 से 1556 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो वो हुई थी सरहिंद का युद्ध में। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी? तो वो हो गई थी हुमायूं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा? किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वो हो गया हुमायूं। वो था हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो वो करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अब्दुस सम्मद। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस सम्मद। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो था शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था?
तो शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है तो वो है मुबायिन। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो है मुबायिन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं, वो हैं दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंदी। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंदी। दौरा, चौसा, दौरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंदी। इसी कन्नौज को बिलग्राम भी कहा जाता है। तो DCBS या DCKS दौरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया? तो वो कहा गया श्री L श्रीवास्तव ने। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो श्री L श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मयूर सिंहासन तख्ते तायूस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन तख्ते तायूस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। तो जवाबित का संबंध था राज कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो झगड़े की जड़ कंधार था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। मुमताज महल का असली नाम था मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो वाला है पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था उनके पिता का नाम जो था वो था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? तो वे थे वीजापुर एवं गोलकोंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकोंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो वो लिखी थी जहांगीर ने। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया, किससे लिया? तो पारसियों से लिया। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो वो कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा भी बोलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा भी कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे?
तब वो थे औरंगजेब के पास। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो वो धर्म कहा अबुल फजल ने। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो वो अनुवाद है पंचतंत्र का। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का। पंचतंत्र का। अब देखिए 104 क्वेश्चन नंबर। जहांगीर के दरबार में पशुओं का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो वो था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो लिखा गुलबदन बेगम ने। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा व अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो वो आधारित थी उपयुक्त में से सभी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझाते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो ये सारे पर। राजनीतिक उदारता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, धार्मिक सहनशीलता। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता या और धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ मकबरा स्थित है? तो ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? तो बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो वो था जिम्मेदार गुरु तेग बहादुर के लिए। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेग बहादुर। भारत का के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा। क्या नाम रखा? तो वो रखा बाबर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो वो किया था शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो योगदान है अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये सिद्ध करने में सहायक नहीं है। निम्न तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। बाकी ये तीनों ही हैं, देख लेते हैं तीनों। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता किया था। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया था। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया था। अकबर की धार्मिक नीतियाँ भी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करता है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो वो फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी 1576 में हुआ था तो के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था जिसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो वो था दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत।
निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो वो मिलता है शेर शाह के मकबरे में। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह का बचपन का नाम था शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी तो वह जागीर सहसराम या सासाराम में थी। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सासाराम में। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो वो था बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। बहार खां लोहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो वो उपाधि धारण की हजरत ए आला। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की हजरत ए आला। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो वो थी चौसा का युद्ध। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो वो हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो वो थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन कह रहा है ए और कारण कह रहा है आर। तो 127 का आंसर देख लीजिए बी। ए और आर दोनों अपने आप में सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो देख लीजिए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ये भी सही है। धर्मक का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। धर्मक का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। अब 129 का क्वेश्चन देख लीजिए। तो 129 का जो आंसर होगा, जो पहले बता दूं, ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है मैंने जो रीजन बनेगा ए का सबसे स्पष्टीकरण दे रहा है। तो देख लीजिए, खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। आप ऊपर में ही ये वाला स्टेटमेंट पढ़ लिए थे। इसका कारण है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। ये दोनों ही सही है और दोनों का स्पष्टीकरण भी है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? तब वो कहा जाता था सूरत को। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो बी सुमेलित नहीं है। बाकी जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के टाइम पे ट्रेबिनर आया था, और औरंगजेब के टाइम पे मनुची आया था। मनुची औरंगजेब के टाइम पे आया था, मनुची औरंगजेब के टाइम पे आया था, ट्रेबिनर शाहजहां के टाइम पे आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आया था, विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे, और सर टॉमस रो भी जहांगीर के टाइम पे ही आया था। अब 132 का देखिए, कथन दिया हुआ है ए आश्लेषण ए और रीजन आर दिया हुआ है। तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा
जाएगा वो हो जाएगा डी, ए गलत होगा और परंतु आर सही होगा। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये तो गलत हो गया, तो सही कथन देख लीजिए, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, तो दोनों ही सही है। अब देख लीजिए 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों में से विचार करना है। और अहदीस बे घुड़सवार सिपाही थे। अहदी बे घुड़सवार सिपाही थे, कौन कौन क्या थे वो, तो वो थे इसका आंसर बी हो जाएगा, तीनों ही सही है, 1 2 3 तक सही होगा। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। अहदी घुड़सवार सिपाही वे थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। अहदी वे घुड़सवार सिपाही हुआ करते थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तब वो था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था, तो वो था मारवाड़। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था, मारवाड़। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, तब वो था कालिंजर अभियान के समय। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई, तो कालिंजर अभियान के समय। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है, मैंने असत्य कथन बताने कह रहा है। तो शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। शेर शाह के बारे में असत्य कथन पूछ रहा है, तो शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किला का निर्माण किया, यही असत्य है। बाकी शेर शाह का सत्य कथन तीनों है जो हम जानेंगे। ये पहला कह रहा है कि शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। दूसरा, शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। कर संग्रह शुल्क क्या था, तो मुहासिलाना, और सर्वेक्षण शुल्क क्या था, तो जरीबाना। ये भी किसानों को जरीबाना सुखाना देना पड़ता था और किसानों को मुहासिलाना भी। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। भूमि की पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। अब 139 का देखते हैं। शेर शाह कालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान, तो वो प्रधान क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है, 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इक्ता प्रांत हकीम एवं अमीन था। इक्ता यानी प्रांत का इक्ता को हकीम या एवं अमीन, हकीम एवं अमीन इसका प्रधान हुआ करता था। इक्ता का प्रधान हकीम एवं अमीन। सरकार यानी जिला का प्रधान सिकदार सिकदरान एवं मुंसिफान। और परगना यानी तालुका के प्रधान सिकदार एवं मुंसिफ। ग्राम का मुकद्दम एवं आमील। इक्ता का कौन होता था, हकीम एवं आमीन। इक्ता का यानी प्रांत जिसको बोलते थे आज के ज़माने में उसको बोला जाता था हकीम, उसका प्रधान होता था हकीम एवं आमीन।
जैसे आज सीएम और गवर्नर होते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम भी एक हाकिम और एक अमीन होते थे। जैसे आज डीएम और एसपी होते हैं सरकार में, तो सरकार जिला सिकदार सिकदरान होता था, और मुंसिफ मुंसिफान होता था। और परगना तालुक, जिसको आप सब डिवीज़न बोलते हैं आज के डेट में तालुका, तो वहाँ सिकदार एवं मुंसिफ होता था, और गांव में मुकद्दम एवं आमिल हुआ करता था। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल। शेर शाह के प्रशासन में फातेदार फोतदार था। 140 नंबर का क्वेश्चन, कोषाध्यक्ष। शेर शाह कालीन प्रशासन में फोतदार था। कोषाध्यक्ष। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनों का क्या काम था? कानूनों का जो काम था, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनों का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा छीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टिकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी, फिर से सुनिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किसने शेर शाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा छीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरी रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है इसके लिए शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो ये कहा था अब्बास खां शरवानी, अब्बास खां शरवानी। फिर शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क बसराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? तो के आर कानूनगो की। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क बसराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति है? तो के आर कानूनगो की। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वो जो सही नहीं है वो है भू राजस्व की दर का 1/6 तय किया गया था, ये सही नहीं है। बाकी भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। उपज के आधार पर भूमि के 3 श्रेणियां होती थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। उपज के आधार पर भूमि की कितनी श्रेणियां होती थी? 3, उत्तम, मध्यम और निम्न। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे हैं, तो वो हैं सोना, चांदी, तांबा। शेर शाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने हैं, रुपया सोना से बना हुआ था, दाम चांदी से बना हुआ था, दाम चांदी का बना हुआ था। और सॉरी, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। असरफी सोना का बना हुआ था, 145 का आंसर हो जाएगा ए। रुपया चांदी का बना हुआ था, तांबा बना हुआ था, दाग बना हुआ था तांबा का। असरफी बने हुए थे सोना के, रुपया बना हुआ था चांदी का, दाम बना हुआ था तांबा का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो बनवाया गया शेर शाह के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेर शाह के द्वारा। उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था अकबर का। उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माता का नाम था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो वो हुआ 1560 ईस्वी में। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू
पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का सर्वप्रमुख सदस्य था, तब वो था महम अंगा। पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से लेकर 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल के सर्वप्रमुख सदस्य थी महम अंगा। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तब वो किया मालवा विजय से। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से किया। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा? तो वो कहा गुजरात अभियान को। गुजरात अभियान को स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा? तो गुजराती अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, तब वो था असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो वो मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर ने के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अब 156 नंबर को देखिए। 156 नंबर का सही जोड़ा मतलब सही मिलान करने कह रहा है, तो ए हो जाएगा। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुई। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और सूबों का पुनर्गठन 1580 में किया गया। सूबों का पुनर्गठन 1580 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। 1562 में क्या हुआ? दास प्रथा की समाप्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया कर की समाप्ति और 1580 में सूबों का पुनर्गठन। फिर से सुमेलित करना है 157 नंबर का, तो 157 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बी। 157 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 1 2 3 4 इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। 1575, 1579, 1580 और 1582। 1575 में इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना, 1579 में मजहर की घोषणा, 1580 में नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार और 1582 में दीन इलाही की घोषणा। एक बार फिर से सुमेलित करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 158 का। 158 का भी सही में ए हो जाएगा। करोड़ों की नियुक्ति 1573 में हुई। करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ। 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ और 1584 में इलाही संबत का प्रचलन हुआ। 1584 में इलाही संबत का प्रचलन हुआ और 1587 में इलाही गज का प्रचलन हुआ। 1573 में करोड़ी की नियुक्ति, 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ, 1584 में इलाही संबत का प्रचलन और 1587 में इलाही गज का प्रचलन। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो वो किसने कहा था? तो बदायूनी ने। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूनी ने। अकबर ने किसे कबीराज की उपाधि दी? तो वो दी थी बीरबल को। अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो वो कर दी थी वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे
कंठा भरना बानी बिलास की उपाधि दी थी, तो वो दी थी तानसेन को। अकबर ने किसे कंठा भरन बानी बिलास की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कंठा भरन बानी बिलास की उपाधि दी? तो तानसेन को। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह का पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था, तब वो शहजादा जहांगीर था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था, तब मुगल बादशाह जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। कौन सुमेलित नहीं है? तब वो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 में हुई, ये सुमेलित नहीं है। बाकी खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 में हुआ। खुसरो का विद्रोह 1606 से 1607 में हुआ। 1622 से 1625 में खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह हुआ। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह 1622 से 1625 में हुआ। 1626 से 1627 में महावत खां का विद्रोह हुआ। 1626 से 1627 में महावत खां का विद्रोह हुआ। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तब वो निकल गया जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो जहांगीर। सुमेलित करना है, इधर जहांगीर की पत्नी है और इधर उपाधि या पदनाम है। तो 168 का आंसर बताना है आप लोगों को, क्या होगा? तो ये हो जाएगा। मानबाई को शाह बेगम बोला गया। मानबाई को जहांगीर की एक पत्नी का नाम मानबाई था, जिसकी उपाधि या पदनाम शाह बेगम के नाम से जानी जाती है। जगत गोसाई जोधाबाई को जाना जाता है। जगत गोसाई जोधाबाई को के नाम से जाना जाता है। और मेहरू निसा को नूर महल, ये नूरजहां या पादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है। मेहरू निसा नूर महल, नूरजहां, पादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है। मानबाई शाह बेगम को जाना जाता है। जगत गोसाई जोधाबाई को जाना जाता है। मेहरू निसा नूर महल, नूरजहां या पादशाह बेगम के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो वो है जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया बीजापुर के शासक आदिल शाह को। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी व्यापारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति है? यह जहांगीर की उक्ति है। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? तो जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो वो कहा था जहांगीर। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, तब वो था जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। बाकी जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह, पुर्तगालियों का दमन, खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ। खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ। खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ, पुर्तगालियों का दमन किया गया शाहजहां के समय में, और जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। शाहजहां का मूल नाम क्या था? 175 का। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां ने किसको मलका ए जमानी की उपाधि दी? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? तो अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल
को भी कहा जाता है। शाहजहां ने शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी। किसको? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह को शाहजहां ने किसे? शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी, तो दारा शिकोह को। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्ध का क्रम क्या था? शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारियों के युद्ध का क्रम क्या था? तो देखिए क्रम क्या था युद्ध का। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ देवराई। खजुआ देवराई। पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ, फिर देवराई। बहादुरपुर, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, सॉरी, बहादुरपुर, धर्मत, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, खजुआ और देवराई। खजुआ और देवराई, यानी कि BDSKD, BDSKD। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, ये था। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तब वो माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले से में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो आगरा का किला। आगरा का किला। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहाँ 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई? तो आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो वो जो सही क्रम है वो है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तब वो कौन था? तब वो था राजा राम। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम ने। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तब वो दी थी जद्दूनाथ सरकार ने। साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दी थी? तो जद्दूनाथ सरकार ने। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह उक्ति जद्दूनाथ सरकार की है। यह उक्ति जद्दूनाथ सरकार की है। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेश में एक दरवेश फ़कीर कहती थी? तब वो कौन था? तो वो था औरंगजेब। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेश में एक दरवेश यानी फ़कीर कहती थी? औरंगजेब। किसने अकबर को जिल्ले लाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तब वो कहा अबुल फजल ने। किसने अकबर को जिल ए इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो वो की अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई, तो वो हो गई थी 21। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी और जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था, तो वो कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो पायवाकी और पायवाकी।
190 का देख लीजिए आंसर। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो पैवाकी या पायवाकी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। वो किसका बोधक हुआ करता था? तो क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। जात कहा जाता था मनसबदार के पद को, और सवार कहा जाता था सैनिक दायित्वों को। जात क्या कहा जाता था? मनसबदार के पद को, और सवार उनके सैनिक दायित्वों को। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो वो किया था जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो और जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महायाना मंथ स्केल जागीर का प्रचलन का श्रेय है शाहजहां के पास। तो मनसबदारी व्यवस्था में महाना मंथ स्केल जागीरों का प्रचलन का श्रेय शाहजहां को जाता है। अब देखते हैं 194। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो वो हुई उत्पन्न औरंगजेब के शासनकाल में। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्योरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्योरा का अर्थ है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो वो प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्योरा का आरंभ किसने किया? पिटरा ड्योरा का आरंभ किसने किया? तो वो किया जहांगीर ने। पिटरा ड्योरा का आरंभ किसने किया? तो जहांगीर ने। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्योरा का प्रयोग हुआ है? तो वो था एतमाद उद दौला का मकबरा। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्योरा का प्रयोग हुआ है? एतमाद उद दौला का मकबरा। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तब वो कहलाता है शाहजहां। निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों के छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा यानी ईरान भेजा? तो वो भेजा बिशनदास। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस यानी ईरान भेजा? तो बिशनदास। अब सुमेलित करना है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इधर व्यक्ति है उपाधि। तो अब्दुल हसन को नादिर उज जमा के नाम से जाना जाता है। अब्दुल हसन को कौन सा उपाधि मिला? नादिर उज जमा। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र। उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र। शौकी को आनंद खां। लाल खां को गुण समंदर। लाल खां को गुण समंदर। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। तो वो कौन थे? तो भीमसेन सक्सेना कायस्थ। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा 203 का अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया किसके लिए? तो वो नूरजहां के लिए। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया नूरजहां के लिए। राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो नहीं की थी मेवाड़ ने। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर का संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो वो आरंभ की थी शेरशाह ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो बजाते थे बीना। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? जहांगीर को दफनाया गया लाहौर में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में।
वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वो सम्मानित किया था हरविजय सूरी ने। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी ने। 210 निम्नलिखित में कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो वो थे 2-3 अबुल हसन और अकारिजा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अबुल हसन और अकारिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर। अकबर। अब अगला सवाल, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष कब अपनाया? तो 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष 1583 में प्रारंभ किया। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो वो नहीं था कल्याण दास। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट में का सदस्य नहीं था? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तब वो था कलीम। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? तो शासनकाल का राजकवि था तो कलीम। तो इस तरीके से मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया। अब मराठा राज बचा हुआ है। इसके टोटल 91 क्वेश्चन है। तो आइए अब हम लोग जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो मराठा राज देखेंगे जो कि 1674 ईस्वी से 1720 तक की घटना है। और फिर मराठा राज संघ देखेंगे जो कि 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक का है। तो आइए देख लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थोड़े आसान हैं लेकिन पढ़ना ज़्यादा है। तो आइए इस सब को हम लोग देखते हैं। इस 91 क्वेश्चन को 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। चलिए 4 पेज को अब हम लोग जल्दी से कवर करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो महत्वपूर्ण कारण थे 1, 2, 3, 5। चौथा कारण नहीं था। तो देख लीजिए पहला, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी मराठों के उत्कर्ष का कारण बना। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी कारण बना। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, फिर मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव भी पड़ा। और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण कौन कौन थे? तो महाराष्ट्र के भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। अब मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो वो प्राप्त किया देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। अब अगला, मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहला और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो वो किया मलिक अंबर ने। मराठों के वर्गीकीर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी छापा मार प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? तो वो किया था मलिक अंबर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो वो था शिवाजी। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो वो प्रदान की
प्रदान की अंग्रेज ने। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेज ने। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो वो किया था पुरंदर की संधि से। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो ये किसके समय में हो गया था? तो औरंगजेब के समय में कर दिया गया था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब। शिवाजी का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। 15 नंबर। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो शिवाजी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो वो थे दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। 17 सुमेलित करना है। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम समर्थ रामदास था। शिवाजी के संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव था। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। शिवाजी की माता जीजाबाई। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। तो मराठा संत कौन थे? तो वो थे समर्थ रामदास। शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार हैं। दास बोध के रचनाकार इनमें से दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास हैं। समर्थ रामदास हैं। लॉर्ड बेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड बेलेज अली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तब वो भेजा था अफजल खां को। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तब वो थे आगरा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना जीबाजीराव सिंधिया ने की। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीबाजीराव सिंधिया ने की। जीबाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वह काशीराज पंडित था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था। शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो पहले सिंहगढ़, जिसको
कोंडाना बोलते हैं, सिंहगढ़ को ही कोंडाना बोलते हैं। तो सबसे पहले अधिकार सिंहगढ़ का किया, फिर तोरन, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। सिंहगढ़, तोरन, पुरंदर, रायगढ़। सिंहगढ़, तोरन, पुरंदर, रायगढ़। अब सुमेलित करना है घटना और वर्ष के बारे में। तो 27 नंबर का आंसर, तो 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 के बीच में हुई। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुआ। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना पर हमला 1663 में हुआ। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना में हमला 1663 में हुआ। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुआ। सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुआ। सूरत की प्रथम लूट 1664 में, सूरत की दूसरी लूट 1670 में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पूना पर में हमला हुआ 1663 में। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में हुई। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो वो उपस्थित हुए थे 1666 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ का। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत था। शिवाजी के राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? तो वो करवाया जून 1674 में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो वो करवाया श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। अपना राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो वो नहीं किया तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। वो अपनी एक मुहर बनवाई। फिर से क्वेश्चन सुनिए। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो सभी प्रकार के कर हटा लिए। गलत बात है। उसने क्या क्या किया जो सुनिए। अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलवाया और क्षत्रिय कुल बतसाम क्षत्रिय परिवारों को आभूषण एवं हैंदबद्ध मोरद्वारक हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो वो दी औरंगजेब ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दिया। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था अष्टप्रधान? तो वो कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों का एक परिषद को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अष्टप्रधान का सदस्य होता है और उसका अर्थ ए आंसर हो जाएगा। मजूमदार अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। मजूमदार अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। बाकिया नाबीस मंत्री गृह मंत्री कहलाता था। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री कहलाता था। श्रूनबीस सूरनीस सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान। मजूमदार अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाते थे। बाकिया निवेश मंत्री बाकिया नाबीस मंत्री गृह मंत्री कहलाते थे। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री कहलाते थे। श्रून बीस सूरनीस सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। सर ए नौबत का अर्थ था
ये था सेनापति। सर ए नौबत का अर्थ था सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो जो सत्य कथन है सभी सत्य कथन है। देख लीजिए तीनों कथन। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी के विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इसके कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? मराठा वंश ने। चौथ यानी मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। चौथा हिस्सा का मतलब 25% है। इस कर के किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो वो होता था 10%। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी मुख्य प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो 10%। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। तो वो कहलाती थी पागा या बरगीर एवं सिलहदार। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी सिहलदार एवं पागा या बरगीर। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो वो होते थे 45। का आंसर क्या हो जाएगा? 25। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो वो होते थे 9। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो वो था कोलाबा में शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो वो था राजा राम। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम। अब 49 नंबर देखिए। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो वो बना संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो संभाजी एवं कवि कलश। 50 नंबर में मिलान करने कह रहा है। इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 1 2 3 4। संभाजी का शासनकाल 1680 से 89 के बीच में रहा। संभाजी का शासनकाल 1680 से 89 के बीच में रहा। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 के बीच में रहा। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 के बीच में रहा। ताराबाई का 1700 से 1708 के बीच में। शाहू अवन का शासनकाल 1708 से 1749 के बीच में। शाहू अवन का 1708 से 1749 के बीच में। किस मराठा शासक के शासनकाल के पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शाहू। किस मराठा शासक के शासनकाल के पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बामन का आंसर क्या हो जाएगा? ए बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 ईस्वी के संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की?
तो ये कि मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजा थे कि मुगलों एवं मराठों के बीच हुए 1719 ईस्वी के संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजात की। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो वो थी ताराबाई। मराठा साम्राज्य का सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों को भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए? तो वो कौन था? 55 का आंसर ए शाहू ओवान। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू ओवान। 56 का आंसर बी होगा। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा? बाजीराव वन ने। यही समय है जब हम विदेशियों मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह कथन किसका है? तो बाजीराव वन का। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बाजीराव वन को। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव वन को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो वो छीना बाजीराव वन ने। निम्न में से किसने पुर्तगालियों के से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो बाजीराव वन। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा के सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बाजीराव वन। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? बाजीराव वन। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो वो आरंभ हुआ बालाजी बाजीराव। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बालाजी बाजीराव। 61 नंबर। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगौला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तो वो सत्य कथन डी है, उपयुक्त में सभी। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? तीनों कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। दूसरा कह रहा है कि छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज का सर्वे सर्वा बन गया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज का सर्वे सर्वा बन गया। किस मराठा सरदार ने पूरब में बंगाल में बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोंसले ने।
किस मराठा सरदार ने पूरब में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोंसले ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो वो किया रघुनाथ राव ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया? तो रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो 64 का आंसर ए हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपने सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो सदाशिवराव भाऊ ने। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पानीपत में के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। दो मोती जल में घुल गए, सोने के 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, तब वो कौन थे? तो वो थे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना के मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जदुनाथ सरकार। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठाओं के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो जदुनाथ सरकार। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो कौन किया? तो बाजीराव वन ने। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव वन। किस मराठा पेशवा को मक्यावाली कहा जाता था? नाना फडणवीस। किस मराठा पेशवा को मक्यावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस। निम्न में किसे पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो वो किया था सदाशिवराव भाऊ ने। निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम सजाइए। तो कालानुक्रम में इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी माधवराव, फिर नारायण राव, फिर माधवराव नारायण राव, फिर बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालानुक्रम सजाइए। फिर पहले माधवराव बना, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो वो था महादाजी सिंधिया। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था महादाजी सिंधिया। किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को। फिर किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़ा भाई भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देखरेख बड़ा भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ? माधवराव नारायण। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था, तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आइए, सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782 में, सूरत की संधि 1775 1776 में, पुरंदर की संधि 1779 में, बड़गांव की संधि 1782 में, सालवाई की संधि 1775 में, सूरत की संधि 1775 में, सूरत की संधि 1776 में, पुरंदर की संधि 1776 में, पुरंदर की संधि 1779 में, बड़गांव की संधि 1779 में, बड़गांव की संधि 1782 में, सालवाई की संधि 1782 में, सालवाई की संधि। सुमिलित करना है इधर संधि का नाम और इधर वर्ष। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। देवगांव की संधि 1803 में, 1803 में देवगांव की संधि हुआ और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुआ। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि और देवगांव की संधि। राजपुर घाट की संधि 1805 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो कानपुर की संधि। 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद को, मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम था? तो वो परिणाम इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। तो देख लीजिए इसका सही आंसर, मतलब अब इसका याद कर लेते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेज और मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का परिणाम हुआ, पहला परिणाम था कि पेशवा के पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा पहला परिणाम क्या हुआ मराठा तीसरा आंग्ल मराठा का, कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय का पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। दूसरा परिणाम हुआ कि पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी के अधीनस्थ हो गए, अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी के अधीनस्थ हो गए। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो वो कौन था? तो वो था महादाजी सिंधिया। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो महादाजी सिंधिया ने। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है, एक तरफ है संस्थापक, दूसरा तरफ है राज्य क्षेत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। बड़ौदा का गायकवाड़, बड़ौदा राज्य क्षेत्र का संस्थापक गायकवाड़। इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर। नागपुर का भोंसले, नागपुर का भोंसले। ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। नागपुर का भोंसले, इंदौर का होलकर। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति होगा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रांड डफ ने, ग्रांट डफ ने। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांट डफ ने। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? तो ये कौन सा परिणाम था? तो वो था 86 का आंसर हो जाएगा सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। 1775 से 82 में के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा के नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वो था
तो वो था ताराबाई। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो वो उपाधि धारण की 1627 और 1674 में। शिवाजी का जन्म हुआ 1627 में और उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 में धारण की। जन्म 1627 और उपाधि 1674 में। 90 का। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुआ? तो राजा राम और संभाजी के बीच में। राजा राम और संभाजी के बीच में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवाई को समाप्त 1818 में कर दिया गया। पेशवा को समाप्त कब कर दिया गया? तो 1818 में। तो इस तरीके से आप लोगों का ये वाला भी मराठा भी ख़त्म हो गया। तो मैं अब कहता हूँ कि मेडाइवल हिस्ट्री आपको लुसेंट का सारा ख़त्म हो गया है। तो अब बहुत ही जल्द और भी नए नए वीडियो नए नए तरीके के आएंगे। तो आप लोग बस चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप लोग को यहीं पे छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अब आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।